बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स आई एम श्योर आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं विच इज एनालाइजिंग साउंड वेव्स। ये चैप्टर नंबर 13 साउंड का लेक्चर नंबर 6 है फिजिक्स 10 में। स्टूडेंट्स, कभी आपने ये सोचा कि एक बड़ा ही अच्छा क्लासिकल म्यूजिक हम सुन रहे हो तो हमें बड़ा ही एक अच्छा एहसास होता है, लेकिन उसके बरक्स अगर हम कोई ऐसा लाउड साउंड सुन लें, जैसे हॉर्न बज जाए किसी भी ट्रक का या किसी बस का, या कोई ऐसी पियर्सिंग किस्म की साउंड जैसे कोई हथौड़े से कोई जो है दीवार पे मार रहा हो या इवन दरवाजे मार रहा हो, तो हमें एक अजीब सा जैरिंग इफेक्ट हमारे दिमाग में पैदा होता है और हम कहते हैं यार बस करो। ऐसा फील होता है ना। नोबडी लाइक्स टनाना टनाना टनाना, ऐसी आवाज कोई भी पसंद नहीं करता, कोई भी हॉर्न को पसंद नहीं करता। लेकिन इसके बरक्स हर बंदा जो है वो क्लासिकल म्यूजिक को बड़ा पसंद करता है। हर एक के अपने शौक हैं, उसके मुताबिक क्लासिकल म्यूजिक आपके माइंड में एक बहुत ही अच्छा एहसास देता है और आपके एक इसी तरह आप कोई अच्छी तलावत सुन लें, एक अच्छा आपका प्लेजेंट इफेक्ट पैदा होता है आपके माइंड में, या अच्छी कोई नात सुन लें, एक अच्छा प्लेजेंट इफेक्ट पैदा होता है। बट ये इफेक्ट आपको कभी भी एक डिफरेंट साउंड जैसे मैंने आपको कहा हैमर वगैरह उनमें फील नहीं होते। हैमर को मारना दीवार से, दरवाजों को तोड़ना, यू वोंट एंजॉय दैट। इनको समझने से पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज एनालाइजिंग साउंड वेव। साउंड वेव को एनालाइज कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स, साउंड के सोर्सेज मैंने पढ़ाई आपको पिछले लेक्चर्स में, जिसमें लेक्चर 2 था, आई गेस लेक्चर 1 में भी मैंने बताया। साउंड के सोर्सेज में बहुत सारे सोर्सेज आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। ये जो मैंने अभी जिक्र किए ये सब सोर्सेज थे। आपका सबसे बड़ा सोर्स आपका ये वोकल कॉर्ड है जो वाइब्रेट करके एक साउंड प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा आपके पास आपके पियानो हो गया, आपका इसी तरीके से फ्लूट हो गया, आपका स्ट्रिंग हो गया, इसी तरह सितार, गिटार हो गया। ये तमाम किस्म के जो हैं ये भी साउंड पैदा करने के एक अच्छे सोर्सेज हैं। और ये तमाम के तमाम में एक ही चीज ऐड होती है एंड दैट इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन के बगैर इनमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। वाइब्रेशन होगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी, वाइब्रेशन नहीं होगी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। जब वाइब्रेशन होगी वो आपके एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करेगी और वो वाइब्रेशन उसी रिदम में आपके कान तक पहुंचती है एंड यू कैन हियर दैट साउंड। वो साउंड आप सुनते हैं। अब साउंड में कुछ साउंड्स बहुत अच्छी हैं जिनको सुनने का दिल करता है, कुछ साउंड बुरी हैं उनको सुनने का दिल नहीं करता। नोबडी लाइक्स टू हियर। मैं नहीं इस बारे में थोड़ा सा ख्याल करूंगा अपनी राय देते हुए हमेशा ख्याल करता हूँ, चाहत अली खान को कौन सुनना पसंद करेगा। नोबडी लाइक्स हिम। वो तो एंजॉयमेंट के लिए बहुत सारी उनको लोग सुन लेते हैं, बट उसके बरक्स अगर नुसरत फतेह अली खान हो तो हर बंदा उनको सुनना पसंद करेगा। एक्चुअली अगर हम साउंड को एनालाइज करें ना, साउंड को एनालाइज करने के लिए एक डिवाइस होती है विच इज कॉल्ड ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप। ऑसिलो लफ्ज है ऑसिलेशन से। ऑसिलेशन कहते होते हैं किसी चीज की वाइब्रेशन, यानी ऐसी डिवाइस जो कि ऑसिलेशन को आपके सामने जो है वो आपके सामने लेकर आती है, यानी ऑसिलेशन लेके आती है। एक्चुअली होता यूं है, ये एक टीवी नुमा डिवाइस होती है। अक्सर औकात आपने पेशेंट्स के इर्द गिर्द एक खास किस्म की डिवाइस देखी होगी और पेशेंट बेचारा अगर लगा हुआ है उसके साथ तो उसमें सैचुरेशन लेवल, हार्ट बीट, सारा कुछ आ रहा होता है और यूं यूं कर्व्स आ रही होती हैं आपकी बहुत सारी, और अगर वो कर्व्स फ्लैट हो जाएं इट्स ऑल ओवर। तो आप वहीं से डिसाइड कर लेते हैं योर पेशेंट इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसे ही ऑसिलोस्कोप में एक खास किस्म का एक आप समझ लें स्क्रीन नुमा होता है, जिसमें एक छोटा सा स्क्रीन होता है जिसमें पूरी वेव्स जो है वो यूं आ रही होती हैं हमारी, और वेव्स उसमें सारी आ रही होती है। इनको चलाने का यहाँ पूरे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। आई एम नॉट डिजाइनिंग दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, वो वेरी करते हैं, वो किस शक्ल के होते हैं, किस शक्ल के, या आपके ना इस तरह की आपकी आवाज जो है जिसको वो सुन रहा होता है
और वो उसको डिस्प्ले कर रहा होता है साइन कर्व में। इस कर्व को साइन कर्व भी कहते हैं, इस कर्व को साइन कर्व भी कहते हैं। ये साइन कर्व क्यों कहा जाता है साइन कर्व? साइन थीटा का अगर ग्राफ बनाए ना स्टूडेंट्स, तो ये बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ बनेगा, इसलिए इसको साइन कर्व भी कहा जाता है। आमतौर के तौर पे आगे जाकर पढ़ेंगे इसको साइनोजॉइडल कर्व भी कहा जाता है, साइन्यूजॉइडल, साइन्यूजॉइडल कर्व भी कहा जाता है। बहरहाल अब हम बहुत एडवांस नहीं जा रहे। तो स्टूडेंट्स जितनी आवाजें हैं उनको हम यहां देख सकते हैं। ये आवाजें आगे एनालाइज होती हैं, इनको टम्बर कहा जाता है, टम्बर यानी क्वालिटी उनकी चेक की जाती है। क्वालिटी चेक करने के लिए ऑसिलोस्कोप यूज होती है। अब स्टूडेंट्स कुछ आवाजें होती हैं वो बड़ी रिदम में आ रही होती हैं, जो रिदम में आ रही होंगी दैट वुड पुट अ वेरी प्लेजेंट इफेक्ट इन योर माइंड। आपके दिमाग में वो एक प्लेजेंट इफेक्ट पैदा करें। इसके सबसे अच्छी एग्जांपल आप देखें कि अगर आप ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट करते हैं, ट्यूनिंग फोक एक रिदम में वाइब्रेट करता है, तो उसकी जो आवाज है वो प्योरली हमारे पास ना यानी प्योर किस्म का टम्बर क्रिएट करेगी, जिसमें हम जिसको कहेंगे प्योरली एक साइन कर्व हमारा पैदा हो रहा है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप कोई और पे चले जाएं, उसके बरक्स यानी अगर आप कुछ ट्यूनिंग फोक के अलावा कुछ ले लें जिनकी रिदमेटिक नहीं होती, जैसे वायलिन बज गया आपका, गिटार बज गया, सितार बज गया, पियानो, उनके आवाज में आपके पास बहुत सारी ऊंच नीच होती है। तो वो एग्जैक्टली साइन कर्व, वो जैसे जैसे मतलब अगर उनका साउंड लेवल बढ़ेगा, लाउडनेस, तो वो और ऊंचा वो कर्व बना लेगी। यानी जहां जहां लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो डिजाइन होती रहेगी। सो यू गोना फाइंड यू गोना गेट अ डिफरेंट कर्व, वेव कर्व इन फैक्ट इन दैट। सो हम ऑसिलोस्कोप की मदद से इजीली तमाम जितने भी साउंड है उनको एनालाइज कर सकते हैं। यानी इसका मतलब हुआ हर एक जो हमारे पास साउंड का इंस्ट्रूमेंट है उनका हर एक का जो टम्बर है वो डिफरेंट होगा। टम्बर मैंने आपको उस दिन भी पढ़ाया था, TIMBRE, दिस इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी डिफरेंट होगी। क्वालिटी क्या होती है ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। क्वालिटी कहते होते हैं कि इफ यू हैव द सेम लाउडनेस एंड सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ टू डिफरेंट साउंड्स but still you can guess what sound is this, then that is called timbre। इसको क्वालिटी कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे फर्ज करो अगर एक वायलिन बजता है और एक गिटार बजता है और वो दूसरे कमरे में बज रहे हैं और आपने ये देखा कि दोनों की लाउडनेस भी वही है, दोनों की पिच यानी फ्रीक्वेंसी भी वही है, लेकिन स्टिल आप कहते हो ये वायलिन बज गया, बिकॉज उनका बजने के जो नोट हैं वो डिफरेंट होते हैं। हमारे पास हर एक के नोट डिफरेंट होते हैं, साउंड नोट्स। सो आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगी। अब हम आगे होगी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड। आवाज की स्पीड। आवाज स्पीड तो वैसे ही स्टूडेंट्स हमारे पास एक बेसिक फार्मूला होता है स्पीड का, जो कि होता है डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल, यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन ए यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट कर ले ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि आवाज स्ट्रेट ट्रेवल करती है आपकी। टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम दैट इज नोन एज स्पीड। लेकिन हम डिस्टेंस नहीं देते होते हैं क्योंकि वो रिबाउंड होकर वापस आती है तो डायरेक्शन चेंज जाती है, तो फिर वो डिस्टेंस ही कहलाती है। तो डिस्प्लेसमेंट तो वैसे एक आवाज जाए और वापस आए टकरा कर, तो फिर उसको आप डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो होता है। तो बहरहाल चलें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस ओवर टाइम ये है, ये स्पीड को मेजर करने का फार्मूला है। आमतौर पे रफली स्पीड जो है वो आमतौर पे गैसेस में यानी इस माहौल में जब हम बात कर रहे हैं, जैसे मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, वो वेरी करती है नियरली आपकी 350 से लेकर 330 मीटर पर सेकंड, यानी इसमें आपकी वेरी कर रही होती है। ये यूनिट है, इसके बीच में आपकी वेरी कर रही होती है। यानी मिनिमम 330 होती है, 330, और मैक्सिमम 350 होती है। गैसेस में बहुत सारी चीजें स्पीड पे इंपैक्ट डालती हैं। जो पहली चीज बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है, किसमें? स्पीड ऑफ साउंड में बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती है। दूसरा जो इंपैक्ट डालती है वो हमारे पास है
ह्यूमिडिटी। इसी तरह स्पीड ऑफ एयर, ये भी एक इंपैक्ट डालती है, ये भी हमारा इंपैक्ट डालती है इन तमाम चीजों में। एक डेंसिटी भी एक इंपैक्ट डालती है हमारे पास। और एक और इंपैक्ट है, वो है इलास्टिक मॉडुलस। ये कुछ फैक्टर है जो स्पीड ऑफ साउंड में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। टेम्परेचर के बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाती है, ये याद रखें। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसका एक फॉर्मूला भी है टेम्परेचर का, कि जो टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड होती है वो 0 डिग्री पे स्पीड ऑफ साउंड प्लस 0.61 टी होती है। ये एक फॉर्मूला है इसका, जिससे आपका पता चलता है कि स्पीड ऑफ साउंड एट डिफरेंट टेम्परेचर। फर्ज करो 0 डिग्री पे स्पीड ऑफ साउंड होती है 332, ये 0 डिग्री पे स्पीड ऑफ साउंड होती है मीटर पर सेकंड में। बड़े मशहूर साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लप्लास, उन्होंने ये निकाली थी, लप्लास ने निकाली थी। ये एक्चुअली सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए आपके बड़े मशहूर साइंटिस्ट हैं सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने 280 निकाली थी समथिंग, तो उसको बाद में करेक्ट किया था लप्लास ने और 332 मीटर पर सेकंड निकाली थी ये स्पीड। तो अगर 0 डिग्री से फर्ज करें, आज इस्लामाबाद का टेम्परेचर इस वक्त 38 डिग्री सेल्सियस है, मैं चाहता हूं 38 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड निकालूं। 0 डिग्री पे 332 है, तो आज 38 है, तो आप 38 को 0.61 से मल्टीप्लाई करें, 23.18 आता है। और अगर मैं इसमें ऐड कर लूं तो ये 355.18, ये देखिए थोड़ी 350 से भी बढ़ गई है, यानी इससे बढ़ सकती है, ऐसा नहीं है 350, आप इसको 355 कर लें, बल्कि 360 कर लें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी बुक में 350 दिया, तो देखिए आज का टेम्परेचर में के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 355.18 मीटर पर सेकंड बनी। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा वैसे वैसे स्पीड ऑफ साउंड भी आपकी इंक्रीज होती जाएगी। ह्यूमिडिटी से भी स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होती है। ह्यूमिडिटी कहते हैं कि हमारे माहौल में कितनी नमी है, यानी कितना वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद है। याद रखें, पानी में स्पीड ऑफ साउंड 5 गुना एयर से ज्यादा होती है, तो जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतनी स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी। ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ इंक्रीज होते हैं। स्पीड ऑफ एयर भी बहुत अहम रोल प्ले करती है। मतलब मैं यहां खड़ा हूं और एक बंदा उस साइड पे खड़ा है दूसरी साइड पर, और हवा मेरे से वहां जा रही है। अगर मेरी स्पीड ऑफ साउंड 340 है और स्पीड ऑफ एयर 20 है, तो उसको स्पीड ऑफ साउंड 370 मिलेगी। 350 तो मेरी आवाज है, 20 की एयर भी उसी साइड पे जा रही है, तो 370 ऐड हो जाएगी। लेकिन वो जब मुझसे बात करेगा तो उसकी आवाज मेरी तरफ आ रही है, लेकिन हवा दूसरी साइड पे जा रही है, तो 350 अगर 340 स्पीड है तो 20 माइनस कर दें, यानी आपके पास 320 की स्पीड से मेरे पास आवाज आएगी। स्पीड ऑफ साउंड एयर भी, अगर स्पीड ऑफ एयर बढ़ेगी तो आवाज भी बढ़ेगी। डेंसिटी आपकी जो है वो इनवर्सली रिलेट करती है, यानी डेंसिटी के बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड कम होती है। इलास्टिक मॉडुलस के बढ़ने से भी स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को बढ़ाते हैं, ये याद रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, क्या कभी आप लोगों ने सोचा, मेरी अम्मी है ना, वो हर वक्त जैसे ही बिजली यानी लाइट समझ लें लाइटनिंग होती है, यानी आसमानी बिजली चमकती है ना, वो डर जाती हैं। वो डरती हैं आसमानी बिजली से नहीं है, वो उसके बाद आवाज से डरती हैं। तो जैसे ही वो आवाज से डरती हैं तो अम्मी को कहता हूं, अम्मी अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो होना था हो गया। डरे तब जब लाइट चमक रही हो, आवाज पे नहीं डरना चाहिए। वो मुझसे हर वक्त पूछती हैं ऐसा क्यों है। मैं उनको हमेशा कहता हूं कि स्पीड ऑफ लाइट इज मच ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड से बहुत ज्यादा होती है स्पीड ऑफ लाइट। 30 करोड़ मीटर पर सेकंड होती है, जबकि ये आवाज की स्पीड तो महज 332 मीटर पर सेकंड है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्यों? इसीलिए जब आपके बादल चमकते हैं
आपको पहले रोशनी पहले फील होती है और बाद में आवाज आती है। वाई? क्योंकि आवाज लेट आई आपके पास। तो जब आवाज लेट आती है मैं भी कहता हूं अब डरने की जरूरत नहीं, जो होना था वो हो गया, ये तो बाद में आवाज हमें लेट पहुंची है। क्योंकि साइंस तो यही कहती है कि स्पीड ऑफ साउंड इज फार फार लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, जब आपकी लाइट चमकी तो आपको डरना चाहिए। तो ये बहरहाल अक्सर, तो ये बात याद रखें, इसीलिए आप अक्सर कहा था अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो, ये मेरे सामने एक हुआ वाकया, आज से बहुत अरसा पहले मेरे सामने वाकया हुआ था। मेरे सामने मैंने एक ऐसा वाकया देखा, रावलपिंडी में मैं जा रहा था और उसकी आवाज काफी देर बाद मेरे पास पहुंची, लेकिन पहले वो हैपनिंग हो चुकी थी। वजह? क्योंकि आप देख रहे होते हैं ये लाइट है एक्चुअली, लेकिन जब जो आवाज आपके पास आती है दैट इज साउंड, वो साउंड आता है, साउंड लेट पहुंचता है आपके पास। सो इसलिए अगर कोई ब्लास्ट हो जाए, जैसे इसी तरह अगर कोई शीशा टूट जाए, आप दूर से देख रहे हैं तो शीशा टूटना आपको दिखाई देता है, लेकिन आवाज शीशा टूटने की थोड़ी सी लेट आती है, बिकॉज साउंड इज फार फार लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से बहुत नीचे। अब स्पीड ऑफ साउंड किन चीजों पे डिपेंड होता है? सर आइजक न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड का एक फार्मूला निकाला था, वो था इलास्टिक मॉडुलस ओवर डेंसिटी का स्क्वायर रूट। ये निकाला था। और दो कि उन्होंने एग्जैक्ट स्पीड ऑफ साउंड नहीं फाइंड कर सके, क्योंकि उन्होंने इसमें एक लॉ लगता है आगे जाके इलास्टिक मॉडुलस फाइंड करने के लिए। इस लॉ को कहते होते हैं बॉयल्स लॉ। उन्होंने बॉयल्स लॉ लगाया, लेकिन उसमें वो एडियाबैटिक लॉ लग रहा था, वो आइसोथर्मल का लॉ उन्होंने लगा दिया था, जो कि गलत था एक्चुअली। बाद में लप्लास ने आके उसको करेक्ट किया था। अभी आप छोटे हैं उस हवाले से, अगली क्लासेस में जाके पढ़ेंगे तो ज्यादा। स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलास्टिक मॉडुलस के स्क्वायर रूट के। यानी अगर स्क्वायरिंग कर लें दोनों साइडों पे, इलास्टिक मॉडुलस के बढ़ने में स्पीड ऑफ साउंड स्क्वायर में बढ़ जाती है, स्क्वायर में इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। और डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कि स्क्वायर रूट के इनवर्सली। अगर स्क्वायरिंग करें तो आप यहां से अंदाजा लगाएं कि डेंसिटी से स्क्वायर में स्पीड बढ़ जाती है हमारे पास। और आई होप आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को। सॉरी, स्क्वायर में नहीं, स्क्वायर वैल्यू बढ़ती है, स्क्वायर में नहीं बढ़ती, स्क्वायर वैल्यू बढ़ती, यूं कहेंगे। अब आए इलास्टिक मॉडुलस क्या चीज है। आप लोगों ने 9th क्लास में इलास्टिक मॉडुलस के हवाले से पढ़ा था। इलास्टिक मॉडुलस होता है किसी भी चीज का, जैसे आपने यंग्स मॉडुलस पढ़ा था। ये 3 किस्म के इलास्टिक मॉडुलस होते हैं, एक यंग्स मॉडुलस है, एक बल्क मॉडुलस है, एक शेयर मॉडुलस है। ये होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के इक्वल, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के इक्वल। स्ट्रेस F ओवर A था, स्ट्रेन डेल L ओवर L थी। आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये यानी जितना ज्यादा स्ट्रेस किसी में लगाएं तो उतना इलास्टिक मॉडुलस बढ़ता है, और जितनी कम स्ट्रेन पैदा हो उतना इलास्टिक मॉडुलस बढ़ता है। यानी इसके साथ इनवर्स रिलेशन है और इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है इसका। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें स्ट्रेस ज्यादा लगा के कम स्ट्रेन पैदा करें, उनका इलास्टिक मॉडुलस बहुत हाई होता है। जैसे सॉलिड बॉडीज, सॉलिड बॉडी में अगर फर्ज करें ये सॉलिड है, इसमें मैं स्ट्रेस लगाऊंगा बहुत भी ना, तो हल्की सी स्ट्रेन, स्ट्रेन कहते हैं चेंज इन लेंथ, हल्की सी पैदा होगी, या चेंज इन वॉल्यूम, या चेंज इन एंगल, हल्का सा पैदा होगा, क्योंकि इसकी और भी टाइप्स है 3। सॉलिड का इलास्टिक मॉडुलस बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड का उससे कम होता है, और गैस का सबसे कम होता है। तो इलास्टिक मॉडुलस के बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है। तो इसका मतलब वो सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी, जबकि डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। अब आप सुन के हैरान होंगे कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी उससे कम होती है, और गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है। इसका मतलब है डेंसिटी के हिसाब से देखें तो सॉलिड की डेंसिटी में स्पीड ऑफ साउंड कम होनी चाहिए, जबकि यहां सॉलिड की डेंसिटी, सॉलिड के इलास्टिक मॉडुलस में स्पीड ऑफ साउंड बढ़नी चाहिए। बच्चों अगर ये फिनोमिना ना होता ना, यानी डेंसिटी इन्वॉल्व ना होती, तो इलास्टिक मॉडुलस की वजह से इतनी ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में होती कि आप हैरान हो जाते एज कंपेयर टू गैस। इसको कंपनसेट डेंसिटी ने किया हुआ होता है। जहां इलास्टिक मॉडुलस के बढ़ने से
अगर स्पीड ऑफ साउंड बढ़ रही होती है, वहां डेंसिटी के बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड कम हो रही होती है, तो वो थोड़ा सा उसकी रेशो को डिक्रीज कर देती है। यानी फर्ज करो अगर इलास्टिक मॉडुलस के बढ़ने से स्पीड 5 लाख मीटर पर सेकंड हो, तो डेंसिटी जब भी साथ साथ बढ़ जाती है, वो स्पीड को फर्ज करो 5 लाख से वापस 5000 पे ले आती है, 100 गुना कम कर देती है। तो स्पीड ऑफ साउंड में 5000 हो गई सॉलिड में। आई होप आप लोग मेरी इस बात समझ रहे होंगे। दूसरा याद रखें, एज अ होल अगर इन दोनों की रेशो पे जाएं तो सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड 15 टाइम्स ऑफ स्पीड इन गैस होगी। इन गैस 15 टाइम्स इन स्पीड इन गैस। स्पीड गैस कितनी है? 350 थी, 50 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 से सॉरी मल्टीप्लाई कर लो, ये नियरली कोई 15 से अगर करोगे ये नियरली 5000 ही बनती है। यानी आप समझ लें सॉलिड में नियरली 5000 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी सॉलिड में, जबकि लिक्विड में 5 टाइम्स ऑफ स्पीड इन गैस होगी। गैस से 5 गुना ज्यादा होगी। यानी अगर वो 350 है, 5 से मल्टीप्लाई करो, यानी नियरली 1700 पे पहुंच जाएगी, 1700 मीटर पर सेकंड। ठीक। और गैस में जो है वो आपको बता दी थी, जैसे 3 ये रेंज दी हुई है, 330 से 360 तक कर ले, ये रेंज है, इससे थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है, ये बात याद रखें। सबसे ज्यादा तेज सॉलिड में इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है, आप सीधा चले जाएं अपनी छत पर, वहां रेलिंग्स मौजूद हैं। रेलिंग में एक बंदे, मतलब ये रेलिंग्स हैं, ये रेलिंग्स हैं, आप एक बंदे को यहां खड़ा कर लें और एक बंदे को यहां खड़ा कर लें, एक बंदे को यहां खड़ा कर लें, यानी रेलिंग के साथ, रेलिंग के ऊपर बैठा दें, ये नीचे गिर जाए दूसरी साइड से, ख्याल कीजिएगा। अब ये बंदा जो है ना वो जोर से हैमर मारे, इसको हैमर हथौड़ा रेलिंग पे, और इस बंदे को कहेंगे कि उसके साथ कान लगा के रख ले, और इस बंदे को भी कहेंगे यहां से यहां और यहां से यहां तक, समझ लें डिस्टेंस यहां से यहां और यहां से यहां डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस पे दोनों को रखें, ताकि ये कोई हमारा ये कि डिस्टेंस की कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि जी मेरा डिस्टेंस ज्यादा था तो मुझे स्पीड ऑफ साउंड कम देर से आई। बैलेंस डिस्टेंस यहां से वहां भी इतना रखें, यहां से यहां। जैसे ही आप स्ट्राइक करेंगे ये कान वाला बंदा एकदम कान उठा लेगा। व्हाई? बिकॉज ही हेयर्ड इट इन नो टाइम, उसने बगैर किसी टाइम वेस्ट किए उसको आवाज आ गई, जबकि इसको थोड़ा सा डिले होगा, चंद सेकंड्स का, ये चंद माइक्रो सेकंड का डिले होगा। इसी तरह लिक्विड में 5 टाइम ज्यादा होती है और सॉलिड में लिक्विड से 3 टाइम ज्यादा होती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर का खत्म यही करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक लाजमी करें, नहीं अच्छा लगे तो पूछें, लाजमी क्वेश्चन लाजमी पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।